आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत इन तस्वीरों से करना चाहते हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन तस्वीरों को देखकर ये बता सकते हैं कि ये छात्र किस धर्म से हैं, ये छात्र अमीर हैं या गरीब हैं, इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है। जरा ध्यान से इन तस्वीरों को आज आप देखिए। क्या आप बता पाएंगे? आप शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्कूलों में सभी धर्म, सभी जातियां और सभी वर्गों के बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं और इसी यूनिफॉर्म की वजह से इन तमाम बच्चों के बीच धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर बनाए गए भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और इससे स्कूल में एक यूनिफॉर्मिटी का, यानी एक समान विचार का जो आइडिया है वो जन्म लेता है और इसलिए सब बच्चों को बराबरी से, समानता के साथ वहां पर उनके साथ व्यवहार किया जाता है, बराबरी के साथ उन्हें शिक्षा के मौके मिलते हैं। इसीलिए स्कूल में यह यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। लेकिन सोचिए, जो यूनिफॉर्मिटी हमारे देश के स्कूलों में होती है, क्या वही यूनिफॉर्मिटी हमारे देश के कानूनों में नहीं होनी चाहिए? और क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून नहीं होने चाहिए? क्या सभी नागरिक एक समान नहीं होने चाहिए? क्या हर नागरिक पर भारत का वही कानून लागू नहीं होना चाहिए या सब पर अलग अलग होना चाहिए? अब आप अंदाजा लगाइए कि इसी स्कूल में अगर यह कह दिया जाए कि हर वर्ग के बच्चे की यूनिफॉर्म अलग होगी, हर धर्म के बच्चे की यूनिफॉर्म अलग होगी, हर जाति के बच्चे की यूनिफॉर्म अलग होगी और आप उस यूनिफॉर्म को देखकर पता कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, तो फिर कैसा रहेगा? यह सवाल आज आपसे हमने इसलिए पूछा क्योंकि उत्तराखंड की विधानसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक नया कानून पेश हुआ है, जिससे उत्तराखंड में सभी धर्मों के लोगों पर अब एक समान कानून लागू हो सकेंगे। अब विडंबना यह है कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून का विरोध कर रहे हैं और वो कहते हैं कि यह कानून भारत के लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लाया गया है और इससे भारत का संविधान खतरे में आ गया है, यानी एक ऐसा कानून जिससे भारत का संविधान ही खतरे में आ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो विपक्षी नेता और मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून को भारत के संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, उसी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह लिखा है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है और उसे इस पर कानून बनाने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। यह खुद संविधान में ही लिखा है, यानी हमारे देश का संविधान खुद ही यह कहता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन जो विपक्षी दल संविधान की रक्षा करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बार बार कहते हैं संविधान खतरे में है, वही नेता और वही पार्टियां इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के पीछे सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों के करोड़ों वोट। उत्तराखंड में अगर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू हो गया तो इससे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म की तरह इस्लाम धर्म में भी लड़कियों के निकाह की न्यूनतम उम्र अब 18 वर्ष हो जाएगी और तलाक के मामलों में भी पुरुषों और महिलाओं को जो है बराबर अधिकार मिलेंगे। बाकी धर्मों की तरह इस्लाम धर्म में भी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या उसे तलाक दिए बिना मुस्लिम पुरुषों के लिए एक से ज्यादा शादी करना अपराध माना जाएगा और इसीलिए सिर्फ उत्तराखंड में कांग्रेस इस कानून का विरोध नहीं कर रही, बल्कि दूसरे राज्यों के विपक्षी दल भी इस कानून का अब विरोध कर रहे हैं। यदि जनता के इतने ही हित में है, महिलाओं के इतने ही कल्याणकारी है, बच्चों का इतना ही कल्याणकारी है, तो फिर केंद्र सरकार क्यों चूक रही है? क्या मोदी जी से और अमित शाह जी से बड़े महिला हितैषी और लोक कल्याणकारी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी? ये बताएं। तो ये टोकनिज्म का सहारा क्यों ले रही है केंद्र सरकार? एक छोटे से राज्य में इसको पारित करवा कर आप दिल्ली में क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान की तहजीब यही है, हजारों रंग, हजारों मजहब के लोग रहते हैं, हजारों कल्चर होता है, हर गली में रोजाना कोई ना कोई पूजा, कोई इबादत होती रहती है। ये हमारी खूबसूरती है और ये सब कुछ है वो एक ही ना के एक औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे, तो ऊपर वाले ने चाहता तो वैसे ही बना देता। दुनिया में मर्द बनाते नहीं थे, सारी औरतें बन जाती, या औरत नहीं बनाता तो सारे मर्द बन जाते। नेचर के खिलाफ कोई भी जो करेगा वो ज्यादा चलने वाला नहीं है। जैसा कि वो कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। अगर इसके अंदर कोई ऐसी बातें हैं जो कुरान शरीफ ने जो हमें हिदायत दी है मुसलमानों को, उसके खिलाफ अगर कोई बात है तो हम मानने को तैयार नहीं है। कि ये जो आर्गुमेंट पेश किया जाता है
भाई अगर मुसलमान अगर सेकंड मैरिज करता है तो उसको वाइफ कहलाते हैं, उसको वाइफ बोलते हैं, उसको रहने के लिए घर मिलता, उसको सोसाइटी में स्टेटस मिलता। और जब बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया उस जमाने में ये जो एक्ट था उसको डिस्टर्ब नहीं किया बाबा साहेब अंबेडकर ने। ये कौन होते हैं भाई? क्या ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर से ज्यादा काबिल लोग हैं? उत्तराखंड के इस नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कई प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिन पर अब पूरे देश में बहस हो रही है। तो देखिए, बहस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो होनी ही चाहिए और हो भी रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा बहस इस समय देश में चल रही है लिव इन रिलेशनशिप पर। अब जो नए प्रावधान हैं उनके तहत उत्तराखंड में जो भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है उसे रजिस्ट्रार के पास जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यानी लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा, और जो कपल ऐसा नहीं करेगा उसे 25,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा और अधिकतम 6 महीने की जेल की सजा भी उसे हो सकती है। इस रजिस्ट्रेशन को कानून में सेल्फ डिक्लेरेशन के रूप में परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि यह प्रावधान लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले उन लोगों पर भी लागू होंगे जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आकर रह रहे हैं। इसलिए हमारे जो युवा लोग हैं या कोई भी हो, अगर आप दूसरे किसी राज्य में एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और अब आप उत्तराखंड में शिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको इसे डिक्लेयर करना होगा, अपने संबंध को, और अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए ब्रेकअप करता है तो इस ब्रेकअप की जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी और बताना होगा कि अब हम लोग एक साथ नहीं रहते। और ऐसी स्थिति में उस कपल को रजिस्ट्रार को बताना होगा कि वो अपने रिश्ते को अब टर्मिनेट करना चाहते हैं, यानी रिश्ते को समाप्त करना चाहते हैं, और इस फैसले में पुरुष और महिला दोनों की सहमति है, ये उसमें बताना होगा। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक फैसला कर लेगा। अगर रजिस्ट्रार इस अपील से संतुष्ट होता है तो वो उस कपल के लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देगा और इसका भी फिर अलग से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी एक तरीके से तलाक जैसा हो जाएगा। यानी रजिस्ट्रार के पास ये पूरी जानकारी होगी कि उत्तराखंड में यानी पूरे राज्य में कितने युवा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इनमें से कितने युवाओं ने अपने लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट किया है। तो सोचिए, किस थाने के अंतर्गत किस जिले में कितने कपल ऐसे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ये सारी जानकारी सरकार रखेगी, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने अब अपने संबंध को तोड़ दिया है, ये जानकारी भी सरकार के पास रहेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिन युवाओं की उम्र 21 वर्ष से कम होगी उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने माता पिता से सहमति लेनी जरूरी होगी, और अगर माता पिता ने अपनी सहमति नहीं दी तो फिर ये लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकेंगे। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराने पर रजिस्ट्रार की तरफ से जो रसीद मिलेगी, उसी रसीद को दिखाने के बाद किसी भी कपल को मकान किराए पर मिलेगा। यानी अगर किसी कपल को जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, अगर आपको मकान किराए पर लेना है तो उसके लिए पहले आपको रसीद दिखानी पड़ेगी अपने रजिस्ट्रेशन की। इस कानून में सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि अगर लिव इन में रहते हुए कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को उस कपल का वैध कानूनी संतान माना जाएगा। सरल शब्दों में मतलब यह हुआ इसका कि शादी के बाद होने वाले बच्चों के जो अधिकार आज हमारे समाज और कानून में होते हैं, वही अधिकार लिव इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा होने वाले बच्चों को भी मिलेंगे, और यह अधिकार संपत्ति और गुजारे भत्ते से जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से इस कानून को लेकर आज हमारे देश में चर्चा भी हो रही है, विवाद भी हो रहा है, और यह पूछा जा रहा है कि क्या लिव इन में रहने वाले युवाओं के लिए ऐसे कड़े नियम बनाना सही है, और जो लोग स्वेच्छा से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं अब क्या उन्हें हर बात के लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी, और क्या सरकार के लिए सही है कि वो लोगों के निजी जीवन में और जो निजी फैसले होते हैं उनमें इस तरह से दखल अंदाजी करे। ये विवाद और ये चर्चा आज पूरे देश में खास तौर पर युवाओं में हो रही है। इसके अलावा आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन नियमों की वजह से लिव इन रिलेशनशिप और शादी में अब कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए ये कानून ही गलत है और इससे अच्छा तो फिर शादी ही कर ली जाए। लिव इन रिलेशनशिप में कौन लोग रहते हैं? वो रहते हैं जो शादी नहीं करना चाहते। लेकिन यहां भी अब ये नए कानून अगर लागू हुए तो ये भी शादी की तरह ही हो जाएगा।
लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार का यह कहना है कि उसने ये कानून बनाया ही इसलिए है ताकि देश के युवा इस बात को समझें कि लिव इन में रहना कोई कैजुअल बात नहीं है और भारत की संस्कृति लिव इन वाली पश्चिमी देशों की संस्कृति से बहुत अलग है। यह पश्चिमी देश नहीं है, यह भारत है और सरकार की यह बात कहीं ना कहीं सही भी हो सकती है। हाल के जो हमने उदाहरण देखे अभी लिव इन रिलेशनशिप के, उसकी वजह से, और वो कैसे, मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं। असल में भारत में जो लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर आया है, ये हमारे देश का अपना कल्चर नहीं है, ये पश्चिमी देशों से आया है जहां इसे कोहैबिटेशन कहते हैं। वहां इसका नाम रखा है कोहैबिटेशन। और बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि वहां ज्यादातर शादियां सफल नहीं होती, बहुत जल्दी टूट जाती हैं और इसीलिए वहां किसी भी लिव इन रिलेशनशिप का फाइनल डेस्टिनेशन यानी उसका आखिरी मकसद टुगेदरनेस होता है। यानी आखिरी मकसद है एक साथ रहना, आखिरी मकसद शादी करना नहीं होता। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत की तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। हमारे देश में लड़का और लड़की के बीच में जब कोई संबंध पैदा होता है तो उस संबंध का जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है यानी जो आखिरी मंजिल होती है वो आज भी शादी ही होती है। तमाम लड़कियां जो लिव इन रिलेशनशिप में जाती हैं उनमें से ज्यादातर यही चाहती हैं कि कुछ दिनों के बाद हमारी शादी हो जाए और इससे यह पता चलता है कि लिव इन रिलेशनशिप्स में पश्चिमी देशों के संस्कार तो फिट बैठते हैं, उनका समाज, उनकी सोच, उनकी संस्कृति, वो सब फिट बैठता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी भी हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में और हमारी सोच में फिट नहीं बैठती और इसीलिए जब हमारे देश के युवा पश्चिमी देशों की नकल करते हैं और लिव इन में रहना शुरू करते हैं तो इससे ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आपको दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड जरूर याद होगा जिसमें आफताब नाम के एक लड़के ने लिव इन में रहते हुए अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। याद होगा आपको, ये लिव इन में ही रहते थे। एनसीआरबी ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत में हत्याओं का तीसरा सबसे बड़ा कारण लव अफेयर्स और लिव इन रिलेशनशिप है, जिनकी वजह से 10% हत्याएं हो रही हैं और इसलिए उत्तराखंड में जो कानून आया वो कई मायनों में भारत की संस्कृति और भारत के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इससे लिव इन में रहने वाली लड़कियों को एक सेफ्टी नेट मिलेगा, एक सुरक्षा का भाव उनके मन में आएगा। और इसी मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हाल ही में एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में। क्या कहा था, आप सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने पिछले साल कहा कि लिव इन रिलेशनशिप टाइम पास के लिए होते हैं और इन रिश्तों में ना तो स्थायित्व होता है यानी स्टेबिलिटी नहीं होती और ना ही इनमें गंभीरता होती है। और यह बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की एक बेंच ने कही थी। आप हो सकता है सहमत हो सकता है ना सहमत हो, मैं आपको बस यह बता रहा हूं कि हाई कोर्ट ने क्या कहा था। असल में भारत में लिव इन रिलेशनशिप का पूरा ताना बाना हमारे समाज की तरह पुरुष प्रधान है, जिसमें लड़कियां आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से लड़कों पर काफी हद तक निर्भर हो जाती हैं और ऐसे रिश्तों में उन्हें सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है वो नहीं मिलता। असल में लड़कियों को जो सोशल सिक्योरिटी शादी में मिलती है वो लिव इन में नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट, लिव इन रिलेशनशिप में लड़के और लड़कियों की उम्मीदों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब कोई लड़की अपने परिवार को छोड़कर अपने समाज के खिलाफ जाकर बगावत करके अपने मां बाप की मर्जी के बिना उन्हें नाराज करके किसी लड़के के साथ लिव इन में रहने लगती है तो इससे उसे अपने परिवार से जो सोशल सिक्योरिटी का भाव मिलता है वो समाप्त हो जाता है। यानी परिवार की जो छाया है, मां बाप की जो छांव है वो समाप्त खत्म हो जाती है। सबसे पहले परिवार अपनी लड़की के साथ रिश्ते तोड़ता है, फिर समाज में भी ये रिश्ते टूटते हैं और समाज भी उनको नहीं अपनाता और इसीलिए वो लड़की लिव इन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टेबिलिटी तलाशने लगती है, स्थायित्व तलाशती है और अपनी पूरी ताकत उस रिश्ते को कामयाब बनाने में लगा देती है क्योंकि वो जानती है कि इस रिश्ते के बाहर उसका कोई जीवन नहीं है। लेकिन ज्यादातर लड़कों के लिए ऐसे रिश्ते सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप तक सीमित हो जाते हैं। लिव इन में रहने वाले हमारे देश के बहुत सारे लड़के आज भी यही सोचते हैं कि वो अभी तो इस रिश्ते में हैं लेकिन शादी के लिए वो बाद में तय करेंगे, कि वो शादी के मामले पर वो बाद में देखेंगे कि क्या करना है। यानी वो एक लिव इन में रहने के बाद भी हमारे देश के लड़के शादी का विकल्प बाद के लिए खुला रखना चाहते हैं
और उनके लिए ये रिश्ता सिर्फ एक वैकल्पिक रिश्ता होता है जिसे वो कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी तोड़ सकते हैं। बहुत सारे लड़के तो ये सोचते हैं कि अभी हम एक लिव इन रिलेशनशिप में रह लेते हैं थोड़े दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और शादी बाद में हम अपने माता पिता की मर्जी से करेंगे या शादी बाद में मैं किसी और से कर लूंगा, क्योंकि ये तो लिव इन है, इसको जब चाहे तोड़ सकते हैं, इसलिए इसमें गंभीरता का भाव नहीं आता। जबकि लड़कियों के लिए ये रिश्ता उनके लिए सब कुछ बन जाता है, क्योंकि वो इसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर इस रिश्ते में आती हैं। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर ये नए प्रावधान शामिल किए हैं। और आपने देखा होगा आजकल हमारे देश में, आप हर रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि कैसे लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वाले जो युवा हैं उनको लेकर लगातार विवाद हो रहा है, हिंसा हो रही है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और बहुत सारे मामले आपने देखा होगा जहां हत्याएं हो रही हैं। लड़कियों की हत्या कर देता है लिव इन पार्टनर, या लड़के की हत्या हो जाती है या लड़की की हत्या हो जाती है। लेकिन इन रिश्तों में लगातार आपको हिंसा के तत्व देखने को अभी मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे युवा और हमारी सोसाइटी अभी लिव इन रिलेशनशिप के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। उन्होंने बड़ी आसानी से पश्चिमी देशों की नकल तो कर ली, लेकिन बाकी की चीजों में अभी वो भारत के समाज में ही रह रहे हैं। भारत में कितने युवा लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, इसे लेकर तो सरकार के पास भी आज कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। लेकिन एक सर्वे में हर 10 में से 8 युवाओं ने यह माना था कि वो शादी से पहले लिव इन को सही मानते हैं। और आज भारत के जिस शहर में युवा सबसे ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो है कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। लेकिन अब उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां लिव इन में रहने वाले युवाओं को अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ऐसा नहीं करने पर इसे अपराध माना जाएगा। हम चाहते हैं कि आप भी इस कानून पर अपनी राय हमें भेजें। अपने घर में, अपने परिवार में इस कानून पर आपको भी एक चर्चा करनी चाहिए। डाइनिंग टेबल पर अपने परिवार के साथ बैठिए, युवाओं के साथ जो आपके परिवार में हैं उनके साथ भी बैठिए और उनके साथ चर्चा कीजिए कि क्या यह कानून सही है, क्या यह कानून सही है या गलत है। अपनी राय आप हमें भी भेज सकते हैं और यह बताएं कि यह कानून कितना सही है और सरकार क्या इसमें और बदलाव कर सकती है, और क्या सरकारों को निजी जीवन में इस तरह से हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज ये जो नया यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका जो पूरा ड्राफ्ट है ये विधानसभा में पेश किया गया है। हो सकता है कुछ समय के बाद ये लागू भी हो जाए, लेकिन कल से ही आप लिव इन रिलेशनशिप पर इस कानून का विरोध पूरे देश में देखेंगे। और हमारे देश में ही बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध करेंगे, और कईयों ने तो अभी करना शुरू कर दिया है। अब बड़ी बात यह है कि इस पर एक बहस होगी और यह देखना होगा कि हमारा समाज क्या चाहता है, हमारा समाज कितना मैच्योर्ड है, कितना गंभीर है, कितना परिपक्व है। और लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वाली जो लड़कियां हैं, खास तौर पर उन पर जो अत्याचार होते हैं, उनकी जो जिंदगी खराब हो जाती है, कई बार उनकी हत्याएं होती हैं, कई बार उन पर हिंसा होती है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं अगर कानून ना बनाए तो, और इसे किस हद तक सिर्फ लड़का और लड़की के ऊपर उसकी मर्जी पर छोड़ा जा सकता है, यह भी एक बहस का विषय है। इसलिए आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत। आप चर्चा कीजिए, अपने परिवार में भी चर्चा कीजिए और फिर देश को बताइए कि आप क्या वाकई चाहते हैं ऐसा कानून होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए।